हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे टिश्यू का पार्ट 2। पिछले लेक्चर में हमने प्लांट टिश्यूज कवर कर लिए थे। अब हमें पढ़ना है एनिमल टिश्यूज। ठीक है, तो बेसिकली एनिमल टिश्यूज जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो एनिमल टिश्यूज जो होते हैं वो होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। These four are the types of the animal tissues. ब्लड एंड मसल्स जो होते हैं वो किस तरह के टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है एपिथेलियल टिश्यू। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, तो जो कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू होती है एनिमल बॉडी में उसे एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। जिस तरह प्लांट में जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते थे वो होते थे एपिडर्मिस, उसी तरह एनिमल बॉडीज में जो कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू है उसे हम कह देते हैं एपिथेलियल टिश्यू। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। तो ये क्या करता है कि बैरियर फॉर्म करता है ताकि जो डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट भी रह सकें। अब हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू के एग्जाम्पल्स। तो स्किन में जो टिश्यूज पाए जाते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू होता है। मुंह की जो लाइन होती है, लाइनिंग ऑफ द माउथ, मतलब जो अंदर मुख होता है, मुख के अंदर का जो पोर्शन होता है, जो लाइनिंग बनी होती है वो भी एपिथेलियल टिश्यू से बनती है। जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग होती है वो भी एपिथेलियल टिश्यू से बनती है। लंग में जो एल्वियोली होती है, लंग एल्वियोली, वो भी एपिथेलियल टिश्यू से ही बनती है। और जो किडनी ट्यूब्यूल्स होते हैं वो भी एपिथेलियल टिश्यू से ही बनते हैं। तो अब तो हमने ये देख लिया कि एपिथेलियल टिश्यू से क्या क्या बनता है। एपिथेलियल टिश्यू होते कैसे हैं? ये टाइटली पैक्ड होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट, और ये एक कंटिन्यूअस शीट को फॉर्म करते हैं। उनके बीच में जो सीमेंटिंग मटेरियल होता है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है। दे हैव only a small amount of cementing material between them and almost no intercellular spaces. उनके बीच में जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं वो भी ना के बराबर होते हैं। जैसे दो टिश्यू है, इन दो टिश्यू को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो भी कनेक्टिंग मटेरियल यूज हो रहा है, जो भी सीमेंटिंग मटेरियल यूज हो रहा है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में होते हैं। और जो हमारे तीन टिश्यू होते हैं तो उनके बीच में जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं वो ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं, राइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ देखनी थी कि एनीथिंग एंटरिंग और लिविंग द बॉडी मस्ट अक्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम। मतलब कि अगर हम बॉडी को बाहर से अंदर की ओर घुसें बॉडी में, या अंदर से बाहर की ओर बॉडी से जाएं, तो हमें एटलीस्ट एक लेयर तो एपिथेलियम की मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि अंदर से बाहर की ओर भी जाना होगा तो भी हमें एपिथेलियल टिश्यू का सामना करना पड़ेगा। तो अगर अंदर से बाहर या बाहर से अंदर चीज़ें आ रही हैं तो इसका ये मतलब है कि एपिथेलियल टिश्यू में उन चीज़ों को अलाउ कर रहा है कि वो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आ सकें या जा सकें, और कुछ चीज़ों को डेफिनेटली वो अलाउ नहीं भी करता होगा। मतलब कि ये कैसे होते हैं, परमिएबल होते हैं। ठीक है, और इनकी परमिएबिलिटी डिपेंड करती है डिफरेंट चीज़ों पे। तो द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल in regulating the exchange of materials between the body and the external environment. ठीक है, रिगार्डलेस द टाइप ऑफ द एपिथेलियम, एपिथेलियम किसी भी टाइप का हो, they are separated from the underlying tissue by an basement membrane या फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलस फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं वो एक दूसरे से सेपरेट किसके थ्रू होते हैं, एक फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू होते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं एपिथेलियम टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो
एक मिनट। अब जैसे कि जो ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है और जो लंग एल्वियोली होती है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत ज़रूरी होता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो वहाँ पे जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है उसे बहुत ही पतले होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लेयर वहाँ पे बहुत मोटा होगा तो वो चीज़ों को पास करने में काफ़ी कठिनाई उत्पन्न करा सकता है। इस वजह से लंग एल्वियोली और ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है वहाँ पे जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो सिंपल और फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम होते हैं, ठीक है। और इसलिए इन्हें कहा जाता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो होते हैं वो एक्सट्रीमली थिन और फ्लैट होते हैं, बहुत ही पतले और फ्लैट होते हैं और बहुत ही डेलिकेट लाइनिंग को बनाते हैं, ठीक है। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जैसे लंग एल्वियोली में मिलता है, ब्लड वेसल्स में मिलते हैं, उसी तरह ये लाइनिंग ऑफ द माउथ भी जो है वो स्क्वेमस एपिथेलियम से ही कवर्ड होता है। जो स्किन होती है जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है वो भी स्क्वेमस एपिथेलियम से ही बनती है, ठीक है। Skin epithelial cells are arranged in many levels to prevent wear and tear. Since they are arranged in a pattern of layers, the epithelium is called stratified squamous epithelium. जो हमारी स्किन होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बनती है। अच्छा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम मीन्स क्या हो गया? स्क्वेमस एपिथेलियम एक पतला एपिथेलियम का लेयर, अगर उसी के ऊपर एक और फिर एक और फिर एक और फ्लैट स्क्वेमस एपिथेलियम हम रखते चले जाएं तो वो एक लेयर फॉर्म करता है, ठीक है। और इसी को हम कह देते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये कहाँ मिलती है? हमारे स्किन में मिलती है। और सिर्फ स्क्वेमस कहाँ मिलता है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम वो हमें मिलता है ईसोफेगस में, जिसे फूड पाइप भी कहते हैं, और लाइनिंग ऑफ द माउथ में, या फिर लंग एल्वियोली में, या फिर ब्लड वेसल्स में। ओके, अब देखते हैं क्या है। जहाँ पे भी एब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है, ठीक है, मतलब किसी चीज मटेरियल को एब्सॉर्ब किया जा रहा है या कोई ग्लैंड है जो किसी चीज को सीक्रेट कर रहा है, बाहर की ओर छोड़ रहा है, वो जैसा कि इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, वहाँ पे ढेर सारे ग्लैंड्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कैसे एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होते हैं? टॉल एपिथेलियल सेल्स और कॉल्यूमिनर एपिथेलियम भी कह सकते हैं। कॉल्यूमिनर मतलब वो पिलर लाइक होते हैं, सॉरी, columnar epithelium facilitates movement across the epithelial barrier in the respiratory tract. The columnar epithelial tissue also has cilia, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे हमें पता है कि जहाँ पे एब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है वहाँ पे मटेरियल परमेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगी, और क्योंकि वहाँ उस जगह का वर्क ही है एब्सॉर्प्शन या फिर सिक्रीशन, तो ऐसे केस में क्या होता है कि कॉल्यूमिनर यानी कि पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके थ्रू एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का प्रोसेस हम करते हैं, ठीक है। तो कॉल्यूमिनर एपिथेलियम सेल्स या टिश्यूज कहाँ मिलते हैं हमें? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही एक सिलिया होता है जो कि हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये होते हैं एपिथेलियल सेल के आउटर सरफेस पे। ये सिलिया मूव कर सकते हैं और इनके मूवमेंट जो होते हैं वो म्यूकस को पुश करते हैं टू क्लियर इट। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज द सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। क्योंकि सिलिया प्रेजेंट होते हैं तो सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम बोल देते हैं। ये हमें मिलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। फिर आता है क्यूबाइडल एपिथेलियम। ये होता है क्यूब शेप्ड
लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स में मिलता है और सेलेवरी ग्लैंड्स के डक्ट्स में मिलता है, और ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ पोर्शन एपिथेलियल टिश्यू के जो होते हैं वो अंदर की ओर फोल्ड हो जाते हैं, फोल्ड इनवर्ड होते हैं, और मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड फॉर्म होता है। इस तरह के एपिथेलियम को हम ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम कह देते हैं। उसके बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। ये कैसे होते हैं? लूजली स्पेस्ड होते हैं और इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं। ये जो मैट्रिक्स होता है वो जेली लाइक होता है, फ्लूइड होता है, डेंस भी हो सकता है या फिर रिजिड हो सकता है। आगे देखते हैं। ब्लड में फ्लूइड होता है। ब्लड हैज़ अ फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड, जिसे हम प्लाज्मा बोल देते हैं। प्लाज्मा में होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यानी ब्लड जो है वो 3 चीज़ों से मिलके बनता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो प्लाज्मा होता है उसमें प्रोटीन होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं और हार्मोन्स होते हैं। ठीक है। ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट्स गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जो ब्लड फ्लो करता है वो क्या करता है? गैसेस को, पचे हुए खाने को, डाइजेस्टेड फूड को, हार्मोन्स को और वेस्ट मटेरियल को डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। अगला कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल होता है बोन। ठीक है। ये एक फ्रेमवर्क फॉर्म करता है जो कि बॉडी को क्या करता है? सपोर्ट करता है। ये एक स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। जिस तरह ब्लड के जो मैट्रिक्स होते हैं वो होते हैं फ्लूइड लिक्विड फॉर्म में, उसी तरह जो बोन सेल्स होते हैं वो हार्ड मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। और किससे बनते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस कंपाउंड से। ठीक, अब इम्पोर्टेंट पोर्शन यहाँ आता है। जब दो बोन्स आपस में कनेक्ट होते हैं, यानी जब दो हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं, तो वो किसके थ्रू जुड़ती हैं? वो एक कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू जुड़ती हैं, जिसे हम लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट जो होती हैं वो बहुत ही इलास्टिक होती है, मतलब कि जो लिगामेंट जो टिश्यूज से बनते हैं कनेक्टिव टिश्यू से, वो बहुत ही इलास्टिक नेचर के होते हैं और इनमें कंसिडरेबल अमाउंट में स्ट्रेंथ भी होता है, ये मजबूत भी होते हैं। लिगामेंट में बहुत वेरी लिटिल मैट्रिक्स होता है और ये बोन से बोन को कनेक्ट करता है। अब बोन्स को मसल से जो टिश्यू कनेक्ट करते हैं, हड्डी को जो मांस से जो टिश्यूज कनेक्ट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं टेंडॉन्स। क्या कहते हैं? टेंडन्स कहते हैं। और ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है। टेंडन्स जो होता है वो फाइबरस टिश्यू होता है, जिसमें स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है। जिस तरह लिगामेंट इलास्टिक होता है उस तरह से टेंडन्स जो होते हैं वो, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है। उसी तरह एक और कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल होता है कार्टिलेज। ठीक है। इसमें वाइडली स्पेस्ड सेल्स होते हैं। ये भी सॉलिड मैट्रिक्स का बना होता है और ये प्रोटीन्स और शुगर से बनता है। कार्टिलेज स्मूथेंस बोन सरफेस एट जॉइंट्स। ठीक है। जो जॉइंट्स होते हैं, दो हड्डियां जहाँ पे जुड़ी होती हैं, उस सरफेस को बहुत ही स्मूथ कर देता है कार्टिलेज। ठीक है। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है? नाक में प्रेजेंट होता है, कान में प्रेजेंट होता है, ट्रैचिया में प्रेजेंट होता है और लैरिंक्स में प्रेजेंट होता है। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर्स। हम कान के कार्टिलेज को फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन हम अपने हाथ की हड्डी को बेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो स्किन और मसल्स के बीच में मिलता है, ब्लड वेसल्स के अराउंड मिलता है, नर्व्स के अराउंड मिलता है और बोन मैरो में भी मिलता है। It fills the space inside the organs, supports internal organs and help in repair of tissues। तो एरियोलर टिश्यूज जो होते हैं वो ऑर्गन के बीच के जगह को फिल करते हैं, इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट देते हैं और टिश्यू के रिपेयर में हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी फैट कहाँ स्टोर करती है? तो फैट जो होता है वो स्टोर होता है हमारे स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में।
ठीक है। तो फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू, तो एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो क्या स्टोर करते हैं, फैट करते हैं। ये होते कहाँ हैं, हमारे स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स। तो एडिपोज टिश्यू जिसमें फैट स्टोर होता है वो उनमें क्या भरा होता है, फैट ग्लोब्यूल्स। स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो लेट्स इट एक्ट एज एन इंसुलेटर। तो जो फैट जो स्टोर होता है वो इंसुलेटर की तरह काम करता है। नेक्स्ट इज मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो इलोंगेटेड सेल से बनते हैं, इसे मसल फाइबर कहा जाता है, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी के मूवमेंट के लिए। ठीक है। ठीक है, ऐसे मसल्स जिसको हम अपने मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं उसे हम कहते हैं वॉल्यूंटरी मसल्स। ठीक है, जैसे हमें हाथ हिलाना है हम हाथ हिला सकते हैं, पैर हिलाना है पैर हिला सकते हैं। तो ऐसे मसल्स जो हम अपनी मर्जी से मूवमेंट करवा सकें उन्हें हम कहते हैं वॉल्यूंटरी मसल्स। ठीक है, वॉल्यूंटरी मसल्स का ही दूसरा नाम होता है स्केलेटल मसल्स, और ये जो होते हैं मोस्टली अटैच्ड टू बोन्स होते हैं और बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। Under the microscope, these muscles show alternate light and dark bands or striations when stained properly. तो जो ये मसल्स होते हैं वॉलेंट्री मसल्स, जब इसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया जाता है तो इसमें बैंड्स दिखते हैं। ठीक है, जब हम इन मसल्स को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें बैंड्स दिखते हैं। ठीक है, और बैंड्स कैसे होते हैं, एक लाइट कलर बैंड होगा तो दूसरा डार्क कलर बैंड होगा, फिर लाइट कलर बैंड होगा तो अगला डार्क बैंड होगा। ठीक है, इन्हीं बैंड्स को हम कहते हैं स्ट्रिएशंस। ठीक है, तो क्योंकि इन मसल्स में वॉलेंट्री मसल्स या स्केलेटल मसल्स में डार्क और लाइट बैंड्स या स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से इन्हें स्ट्रिएटेड मसल्स कहा जाता है। ठीक है, तो जो स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, इनकी कोई ब्रांच नहीं निकलती है, और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, मतलब कि इनमें इनके सेल्स में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। The movement of food in the alimentary canal or the contraction and relaxation of blood vessels are involuntary movements. ठीक है, तो ऐसे मूवमेंट्स मसल्स के जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वो इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स होता है। जैसे खाना मुंह में क्या हो रहा है वो तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन क्या वो गले से जब नीचे जाता है तो क्या हम उसको अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं? क्या खाने को किसी एक पॉइंट पे रोक सकते हैं? क्या खाने को वापस अंदर से बाहर बुला सकते हैं? नहीं। तो ये सब जो मूवमेंट्स हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वो इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, हम उन्हें न स्टार्ट कर सकते हैं ना रोक सकते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स को ही स्मूथ मसल्स कह सकते हैं। तो स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स, राइट। आंखों की आइरिस में जो मसल्स होते हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। यूरेटर में जो मसल्स होते हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। लंग्स की ब्रोंकाई में जो मसल्स होते हैं वो भी इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। इसके सेल्स कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं विथ पॉइंटेड एंड्स। ठीक है, लंबे होते हैं और पॉइंटेड एंड्स होते हैं। ठीक है, और सिंगल न्यूक्लियस होता है। इसमें किसी तरह के लाइट और डार्क कलर के बैंड्स नहीं मिलते, इस वजह से इन्हें अनस्ट्रिएटेड बैंड भी बोला जाता है। ये स्पिंडल शेप में होते हैं, बीच से मोटे और किनारे से पतले। ठीक है, द मसल ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ। तो जो हार्ट में जो मसल्स पाए जाते हैं वो हर समय एक रिदम में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहते हैं पूरे जीवन भर। ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, लेकिन हार्ट के इनवॉलेंट्री मसल्स को हम कार्डियक मसल्स बोल देते हैं। ठीक है, हार्ट मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट। ठीक है, तो जिस तरह हमने देखा था कि वॉलेंट्री मसल्स अनब्रांच्ड होती है, जो इन कार्डियक मसल्स होती है वो ब्रांच्ड होती है।
और यूनिन्यूक्लिएट होती है, राइट। और मल्टी न्यूक्लिएट क्या होता है? वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। एंड द नेक्स्ट इज नर्वस टिश्यू। सारे सेल्स जो होते हैं वो एक स्पेशल एबिलिटी पोजेस करते हैं स्टिम्युली को रिस्पॉन्ड करने की, ठीक है। तो वैसे तो सारे मसल्स ही ये एबिलिटी रखते हैं कि स्टिम्युली को रिस्पॉन्ड कर सकें, लेकिन इस काम के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड मसल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नर्वस टिश्यू, और ये हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड, और उस स्टिमुलेशन को वो ट्रांसमिट भी कर पाते हैं वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ठीक है। तो जो ब्रेन में जो टिश्यूज़ हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड में जो टिश्यूज़ हैं, और जो नसों में जो टिश्यूज़ हैं, वो सारे नर्वस टिश्यू की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू, क्योंकि सेल टिश्यूज़ क्या होते हैं, वो सेल से बनते हैं, तो नर्वस टिश्यू में जो सेल्स यूज होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन, ठीक है। अब न्यूरॉन क्या होता है? ये कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विथ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। क्योंकि है तो सेल ही, और सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और बीच के मटेरियल जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं साइटोप्लाज्म होता है, फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइज, ठीक है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म। इसी में से थिन हेयर लाइक पार्ट्स जो होते हैं वो अराइज होते हैं, ठीक है। हर न्यूरॉन में दो पार्ट होता है, ठीक है। पहला जो होता है लॉन्ग पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोसेस, ये सिंगल एंड लॉन्ग पार्ट होता है। लॉन्ग पार्ट को प्रोसेस या फिर एक्सॉन बोल देते हैं, ठीक है। ये होता है एक्सॉन। एंड मैनी शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट्स, ठीक है, जो बहुत ही छोटे छोटे ब्रांच्ड पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम बोल देते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। लॉन्ग पार्ट सिंगुलर होता है, प्रोसेस बोलते हैं, और क्योंकि ये प्लूरल होता है, ब्रांच्ड होता है, खूब ढेर सारे होते हैं, तो इसको हम डेंड्राइट्स बोल देते हैं। एक इंडिविजुअल नर्व सेल जो होता है वो 1 मीटर तक लंबा हो सकता है, ठीक है। द सिग्नल दैट पासेस अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। द सिग्नल जो होता है, जो नर्व फाइबर से होकर गुजरता है, उसको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। नर्व इम्पल्स अलाउ करता है हमें कि हम अपने मसल्स को मूव करा सकें जब भी हम चाहें। जैसे मुझे अपने हाथ को उठाना है तो मेरा ब्रेन मेरे हाथ को ये सिग्नल भेजेगा कि मुझे अपने राइट हैंड की मूवमेंट करानी है, और वो नर्व इम्पल्स के थ्रू ही वो मैसेज जाएगा मेरे हाथों तक, ठीक है। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है, और आई होप ये क्विक रिवीजन के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।